नहपान की सबसे बड़ी ताकत थी कोंकण नाम का बंदरगाह, क्योंकि वो एक तरह से उसकी आर्थिक राजधानी थी। तो नहपान उस समय पाटन, कन्नौज, कुरु, मत्स्य, मगध उन सब पर अधिकार करता था और सब क्षेत्रों से मिलाकर उसके पास लगभग 1.5 लाख की सेना थी। जब उसको विक्रम की बढ़ती हुई ताकत का एहसास हुआ तब उसने अपनी 1.5 लाख सेना लेकर चढ़ाई कर दी अवंतिका पर। लेकिन तब तक विक्रम ने भी अपनी सेना की संख्या 1.5 लाख के करीब इकट्ठी कर ली थी। तो 3 लाख सैनिक सह्याद्री की पहाड़ियों में भिड़ते हैं और विक्रम का साहस देखिए। उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि इस युद्ध में मैं सबसे पहले नहपान की हत्या करूंगा, क्योंकि नहपान मारे गए तो सारी सेना का मनोबल अपने आप गिर जाएगा। तो विक्रमादित्य ने उस भयंकर युद्ध में सीधे नहपान की ही हत्या कर दी और वास्तव में ऐसा हुआ कि पूरी सेना का मनोबल गिर गया और शक सम्राट का वध करने के पश्चात अंतिम रूप से शकों का, जिनको पुराणों में म्लेच्छ भी कहा जाता है, उनका स्थायी रूप से उन्मूलन हो जाता है। तो मित्रों, ये तो बात हुई कि एक स्थानीय योद्धा ने एक विदेशी आक्रांता को भारत भूमि से बाहर कर दिया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वास्तव में विक्रमादित्य क्यों प्रसिद्ध हुए वो युद्ध के बाद की कहानी है। देखिए, न केवल एक विदेशी शक्ति विदेशी आक्रांता को भारत भूमि से बाहर कर दिया, अपितु उसके पश्चात उन्होंने सारे पश्चिम, मध्य और उत्तर भारत में आर्य गणराज्य की स्थापना की और तत्कालीन समय में उनसे बड़ा दानी, उनसे बड़ा न्यायप्रिय, उनसे बड़ा प्रजावत्सल कोई भी नहीं था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि उनके पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, किसी के साथ भी अन्याय न हो। और उन्होंने वास्तव में एक आर्याव्रत की, एक सनातन धर्म की और यूं कहें कि एक जिसको हम कहते हैं स्व, उसका उस भावना का जागरण किया था पूरे भारत भर में, इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं। और तत्कालीन समय में आर्य गणराज्य की जो कीर्ति है वो दूर दूर तक फैली हुई थी। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम मुगलों के विषय में या मोहम्मद बिन कासिम के बाद जितने भी हुए उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, मुगल, अंग्रेज, लेकिन विक्रमादित्य के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि आधुनिक इतिहासकारों ने उनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं। जबकि आप आश्चर्य करेंगे, कथा सरितनागर, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, गाथा सप्तशती, विक्रमचरित, इन कथा सरितनागर, इन सारे संस्कृत ग्रंथों में विक्रम की कीर्ति का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात आप अरबी और फारसी के ग्रंथों में भी उनका उल्लेख देख सकते हैं और जैन धर्म के करीब 55 ग्रंथों में उनका उल्लेख किया गया है। सिंहासन 32 से तो आप परिचित हैं ही। तो ये कुछ कारण हैं कि विक्रमादित्य को भारत का एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, जिनके बारे में नई पीढ़ी जानती नहीं। तो जब भारत में आर्य गणराज्य की स्थापना हो गई थी, तब स्वराज की स्थापना हो गई थी, तब एक दिन दरबार में वराहमिहिर ने एक सुझाव दिया। आप आश्चर्य करेंगे, ये वही विक्रमादित्य है जिनके दरबार में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि वे थे, जिनके दरबार में ज्योतिष और खगोल शास्त्र के ज्ञाता वराहमिहिर थे और जिनके दरबार में सबसे बड़ा कवि महाकवि कालिदास भी रहा करता था। ये वही कालिदास है जो कभी उनको सह्याद्री की पहाड़ियों पर विचरता हुआ मिल गया था। उस समय वो मेघदूत लिख रहे थे और उन्होंने बताया था कि मेरे दूत मेघ इसी जगह से गुजरने वाले हैं, तो मैं इसका अवलोकन कर रहा हूँ कि ये पहाड़ियों का दृश्य कैसा है, ताकि मैं महाकाव्य में इनका वर्णन कर सकूँ। तो वराहमिहिर कहते हैं कि महाराज, ये शकों ने भारत से प्रस्थान तो कर दिया है, लेकिन ये अपना पंचांग अभी भी छोड़ गए हैं, शक संवत। तो क्यों ना हम अपने भारत भूमि, भारत के विद्वान, भारत के पंचांग और हमारा जो खगोल शास्त्र है उसके अनुसार एक नए पंचांग की स्थापना करें। तो महाराज विक्रमादित्य ने अनुमति दे दी। तो उसी दरबार में वराहमिहिर ने घोषणा कर दी कि महाराज, आपने इन मलेच्छों का विनाश किया उस शुभ दिन से ही, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हम नए पंचांग की शुरुआत करते हैं,
जिसका हम नाम देते हैं विक्रम संवत। तो पूरे दरबार में महाराजा विक्रमादित्य की जय जयकार होती है और उसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। धन्यवाद।